कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी, एक विशालकाय कंपनी जो इनोवेशन और कामयाबी का दूसरा नाम हो, वो रातों रात कैसे गायब हो सकती है? आज हम एनरॉन की कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी और फिर देखते ही देखते बस तबाह हो गई। देखिए, साल 2000 के मध्य में एनरॉन अपने शिखर पर था। एक शेयर की कीमत $90 और 75 सेंट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये कामयाबी, ताकत और अनलिमिटेड संभावनाओं का प्रतीक था। वॉल स्ट्रीट उसे चाहता था और इन्वेस्टर्स उस पर आंख बंद करके पैसा लगा रहे थे। और फिर सिर्फ एक साल से कुछ ज्यादा समय में ये हुआ। नवंबर 2001 के आखिर तक उसी शेयर की कीमत सिर्फ 61 सेंट रह गई थी। सोचिए, $90 से गिरकर $1 से भी कम। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये एक तबाही थी, एक विनाशकारी पतन। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी, जिसकी कीमत $60 अरब से ज्यादा थी, बस यूं ही धूल में मिल गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अगले कुछ मिनटों में तलाशेंगे। चलिए, साल 2001 के आखिर में चलते हैं। एनरॉन, जिसे कभी एनर्जी ट्रेडिंग में क्रांतिकारी कंपनी माना जाता था, वो दिवालिया होने की अर्जी दे रही थी। इस खबर ने पूरी फाइनेंशियल दुनिया में जैसे सदमे की लहरें दौड़ा दी। ये तारीख कॉर्पोरेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एनरॉन का दिवालियापन उस समय तक का सबसे बड़ा था। हजारों कर्मचारियों की नौकरियां और अनगिनत निवेशकों की पूरी जिंदगी की बचत सब खत्म हो गई। तो ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब धोखे के एक बहुत ही जटिल जाल में छिपा है, जो दो मुख्य अकाउंटिंग तरकीबों पर बनाया गया था। आइए पहली तरकीब से शुरू करते हैं। पहली तरकीब थी मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। एनरॉन पहली ऐसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी थी जिसने इसका इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। असल में इसने उन्हें उन सौदों से भी काल्पनिक मुनाफा दिखाने की इजाजत दे दी जिनसे शायद कभी एक पैसा भी न कमाया जाता। इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोने के दिन ही ये हिसाब लगाने लगे कि फसल से कितना मुनाफा होगा और उसे अपनी कमाई मान ले। आप उस पैसे को कैसे गिन सकते हैं जो अभी तक आपके पास आया ही नहीं है? ये एक बहुत खतरनाक खेल था। धोखे का दूसरा स्तंभ था स्पेशल पर्पस एंटिटीज या SPE का इस्तेमाल। आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ कागजी कंपनियां थीं। एनरॉन ने अपनी बैलेंस शीट से अरबों डॉलर का कर्ज छिपाने के लिए ये कंपनियां बनाई थीं, और एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों कंपनियां बनाई। मतलब एनरॉन अपनी सारी खराब संपत्ति और कर्ज को इन गुप्त तिजोरियों में बंद कर रहा था और दुनिया को एक बिल्कुल साफ सुथरी फाइनेंशियल तस्वीर दिखा रहा था। और इस पूरे धोखे का नतीजा? दिवालिया होने से पहले के 4 सालों में शेयर होल्डर्स ने $74 अरब खो दिए। उनकी बचत, उनकी रिटायरमेंट के सपने सब एनरॉन के स्टॉक के साथ ही डूब गए। लेकिन ये सब अपने आप तो नहीं हुआ है ना। इस धोखाधड़ी के पीछे लोग थे और एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति थी जो किसी भी कीमत पर सिर्फ मुनाफा चाहती थी। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे कौन था। इस पूरी साजिश के केंद्र में 3 मुख्य लोग थे। केनेथ ले, जो करिश्माई चेयरमैन थे, जेफरी स्किलिंग, वो महत्वाकांक्षी CEO जिन्होंने मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग को बढ़ावा दिया, और एंड्रू फॉस्टो, वो CFO जिन्होंने कर्ज छिपाने के लिए SPE का वो जटिल जाल बुना था। लेकिन कंपनी के अंदर हर कोई इस धोखे में शामिल नहीं था। अगस्त 2001 में व्हिसल ब्लोअर शैरन वॉटकिंस ने केनेथ ले को एक खत में ये गंभीर चेतावनी भेजी थी, लेकिन उनकी चेतावनी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर वो थे जिन्हें इन सब पर नज़र रखनी थी। एनरॉन की ऑडिटिंग फर्म आर्थर एंडरसन। उनके खुद के हित टकरा रहे थे। देखिए, उन्होंने एनरॉन को ऑडिट करने से ज्यादा पैसा कंसल्टिंग सेवाओं से कमाया। मतलब आप उस अंपायर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे एक टीम दूसरी से ज्यादा पैसे दे रही हो? तो 2001 के आखिरी महीनों में ये ताश का घर ढहना शुरू हो गया। और जब ये ढहना शुरू हुआ तो बहुत बहुत तेजी से हुआ। सब कुछ एक बवंडर की तरह हुआ। अगस्त में स्किलिंग के इस्तीफे से पहली दरार दिखी। अक्टूबर में कंपनी ने सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान की बात मानी, जिससे SEC की जांच शुरू हो गई। नवंबर तक एक बचाव सौदा भी फेल हो गया और उनकी क्रेडिट रेटिंग जंक हो गई। और फिर 2 दिसंबर को खेल खत्म हो गया। एनरॉन कंपनी भले ही आज न हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी बहुत मायने रखती है। इसके पतन ने कॉर्पोरेट जगत में ऐसे बदलाव लाए जो आज भी महसूस किए जाते हैं।
इस पतन का एक बहुत बड़ा शिकार ऑडिटिंग फर्म आर्थर एंडरसन भी थी। इस घोटाले में अपनी भूमिका के कारण दुनिया की 5 सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्मों में से एक पूरी तरह से बंद हो गई। सोचिए 85,000 लोगों की नौकरियां चली गई। इसके बाद जो हुआ उसके नतीजे बहुत दूर तक गए। नए कानून बनाए गए, एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म का वजूद ही मिट गया, अधिकारियों को जेल हुई और शेयर होल्डर्स को उनके नुकसान का बस एक छोटा सा हिस्सा ही वापस मिल पाया। शायद सबसे जरूरी नतीजा था सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। ये कानून सीधे सीधे एनरॉन घोटाले के जवाब में बनाया गया था। इसका मकसद था कॉरपोरेट अधिकारियों को उनकी कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाना, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी करना मुश्किल हो जाए। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाता है। एनरॉन ने कॉरपोरेट जवाबदेही के नियम तो बदल दिए, लेकिन क्या इसने उस कल्चर को बदला है जो मुनाफे को नैतिकता से ऊपर रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 2 दशक पहले था।